पहला क्वेश्चन था, एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है, कांट हैव कंपोनेंट्स, तो उसके कौन से कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, बल्कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन से कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। तो इसका तरीकाकार ये है कि 7 न्यूटन जो है, जो 7 मैग्नीट्यूड है, ये दोनों कंपोनेंट के सम और डिफरेंस के दरमियान आना चाहिए। जैसा कि ये अगर हम 4 और 9 को देखें, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 4 और 9 को ऐड करें तो 13 बनता है, और दोनों का डिफरेंस लें तो ये 5 बनता है, और 5 और 13 के दरमियान 7 लाई करता है। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं। सेकंड लास्ट जो है 2 और 6, इन दोनों को ऐड करें तो 8 बनता है, और दोनों का डिफरेंस लें तो 4 बनता है। तो 4 और 8 के दरमियान भी 7 लाई करता है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी कंपोनेंट हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड है 3 6, 3 6 को जब आप ऐड करते हैं तो 9 बनता है, और दोनों का डिफरेंस लें तो 3 बनता है। तो जो 7 है वो 3 और 9 के दरमियान होता है, इसका मतलब है ये दोनों भी कंपोनेंट हो सकते हैं। अब हम पहले की बात करें तो 3 और 2 को जब आप ऐड करते हैं तो 5 बनता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 1 बनता है। तो 1 और 5 के दरमियान 7 नहीं आता। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 जो है वो 7 न्यूटन के कंपोनेंट्स नहीं हो सकते, बाकी सारे इसके कंपोनेंट हैं। क्योंकि इसका फार्मूला मैंने नोट्स में दिया हुआ था कि जो आर मिनिमम होता है लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू आर मैक्सिमम। ठीक है, यानी आपका जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम उसकी जो वैल्यू होती है, जो कि एक्चुअली आपके पास डिफरेंस होता है दोनों फोर्सेस का, या दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए और बी का डिफरेंस होता है। और जो आर मैक्सिमम होता है ये एक्चुअली दोनों का सम होता है, दोनों वेक्टर का। तो आपका रिजल्टेंट इनके दरमियान होना चाहिए, इनके इक्वल भी हो सकता है या इनके दरमियान होना चाहिए, तभी तो ये मैंने इक्वल का साइन के साथ डाला हुआ है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, वेक्टर पी इज रिटन एज पी इज इक्वल टू आई माइनस जे, इट मेक्स एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एंगल का भी फार्मूला आपको पता है, tan इनवर्स y कंपोनेंट ऊपर रखना है तो y कंपोनेंट आपका 1 है, और जे कंपोनेंट आपका 1 है, और नीचे x कंपोनेंट रखना है और x कंपोनेंट भी 1 है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो आपको मिलता है 45 डिग्री। लेकिन ये आपका फाई आया है, ये फाई मिला आपको। थीटा आपने कैसे फाइंड करना है, थीटा आपको यहाँ से पता चलता है कि आपका वेक्टर जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आई जो है, आई का इंडेक्स जो है या कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है, और जे जो है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो ये आपने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है, और वो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर पी है ये फोर क्वाड्रेंट में है। तो फोर क्वाड्रेंट में ये एंगल 45 बना रहा है। तो ये एंगल 45 कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये 45 एंगल बना रहा है। वो पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो पूछ रहा है वो ये वाला पूछ रहा है कि यहाँ से घूम के आएंगे तो ये एंगल कितना बन रहा है। तो ये आपने 360 में से माइनस कर देना है, 360 डिग्री माइनस 45 कर देना है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी एंगल बनेगा ये 315 आई थिंक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन मिस्टेकनली यहाँ पे गिवन है, तो ये 315 बनता है। तो इस तरीके से आपने कंपोनेंट जो है वो देखने लाजमी कि ये कंपोनेंट किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, उस हिसाब से देखना होता है। क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर तो फाई जो आप निकालते हैं वो और थीटा आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो आप कैसे फाइंड करते हैं, वो आपने 90 डिग्री माइनस फाई करना होता है, 90 डिग्री माइनस फाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो फिर आपने थीटा कैसे फाइंड करना है, फिर आपने 180 डिग्री प्लस फाई करना होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका हो तो फिर आपने थीटा कैसे फाइंड करना होता है, फिर आपने 360 डिग्री माइनस फाई करना होता है। थर्ड क्वेश्चन है, वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू एन बी वेयर ए एंड बी आर इन वेक्टर फॉर्म एन कैन बी डिटरमिन्ड बाई। एन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो मेन ट्रैप करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आपके माइंड में आएगा कि चूंकि ए इक्वल टू एन बी है, तो लिहाजा एन हम फाइंड करेंगे ए ओवर बी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर। तो जिन्हें कंसेप्ट क्लियर है कि वेक्टर की डिवीजन तो होती नहीं है, वो कभी भी इस पे नहीं आएंगे। ठीक है, और बाकी जो दो ऑप्शन है वो तो वैसे आपको ट्रैप करने के लिए दिए हुए हैं। तो ये नन ऑफ दीस बनता है इसका। एवेल्युएट ए डॉट बी क्रॉस सी इफ ए इक्वल टू सी, ये भी आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि अगर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास कोई दो वेक्टर रिपीट हो रहे हो तो उसका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आता है वो जीरो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कांट गिव जीरो रिजल्टेंट। तो ये फिर इस स्टेटमेंट को थोड़ा फोकस करने वाला है कि कांट गिव जीरो रिजल्टेंट, यानी इनमें से कौन सी तीन फोर्सेज हैं जिनका रिजल्टेंट आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो इसका मैंने बताया हुआ कि आप कोई सी दो फोर्सेज को ऐड करें, अगर वो तीसरे से बड़े बड़ा आ रहा है आंसर, इसका मतलब है उसका रिजल्टेंट आपको जीरो मिल सकता है। और इसकी रीजन वही है जो अभी हमने पीछे देखा है कि जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है आर। तो ये आर किस तरीके से होता है, ये हमेशा दोनों के डिफरेंस जिसको आप आर मिनिमम कहते हैं, और दोनों का सम जिसको आप आर मैक्सिमम कहते हैं, इनके दरमियान होना चाहिए। यानी जो आपका रिजल्टेंट आर होता है वो हमेशा आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के दरमियान होता है, लाई करता है। तो अगर आप कोई दो फोर्सेज को ऐड करते हैं और वो तीसरे से लेस आ जाता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दो नंबर आप ऐड करें तो वो तीसरे से लेस आ जाए, वो इनके दरमियान रहना होता है। जैसा अगर हम जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ये वाला, इसको ही हम देख लेते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो 2 और 3 को जब आप ऐड करते हैं, यानी आपकी एक वेक्टर है 2, दूसरा वेक्टर है 3, ये मैंने इसको लिया हुआ है। तो 2 और 3 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या बनता है, 5 बनता है। और जब आप 2 और 3 का डिफरेंस लेते हैं तो क्या बनता है, 1 बनता है। 2 और 3 को ऐड करने से यानी मैक्सिमम आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो अब ये जो तीसरा वेक्टर 6 है, ये तो इसके दरमियान आ ही नहीं रहा। तो लिहाजा ये वाले जो तीनों फोर्सेज हैं इनको इनसे आपको कभी भी रिजल्टेंट नहीं मिल सकता। दो को ऐड करने से हमेशा तीसरे से बड़ा आंसर होना चाहिए। तो बाकी आप सारे देख लें, ये 3 और 4 को आप ऐड करते हैं तो 5 बनता है, ये इन दोनों से बड़ा है। और रीजन ये है कि 3 और 4 को जब आप ऐड करते हैं तो 7 बनता है, 3 और 4 को जब आप माइनस करते हैं तो 1 बनता है। तो 1 और 7 ये मैक्सिमम ये मिनिमम, और 5 जो है वो इनके दरमियान आ रहा है। ठीक है,
इसी तरह अगर आप ले लेते हैं 5 और 4 को आप ले लेते हैं, तो 5 और 4 का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको 9 मिलेगी, और 5 और 4 का जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो ये जो 3 बच गया ये इनके दरमियान आ रहा है, इसका मतलब ये इसका रिजल्टेंट हो सकता है। सिमिलरली अगर आप तीसरा देखें 1 6 7, तो 1 और 6 को आप ऐड करते हैं तो 7 बनता है, डिफरेंस लेते हैं तो ये बन जाता है 5। तो रिजल्टेंट जो 7 है वो उसके इक्वल आ रहा है, इक्वल भी हो सकता है, इनके दरमियान भी हो सकता है। तो बाकी यानी जितने भी आपको तीनों ऑप्शन गिवन है उनमें कोई सी दो फोर्सेज को आप ऐड करें तो वो तीसरे से बड़ा या इक्वल आ रहा है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसमें जब आप 2 को और 3 को ऐड करते हैं तो वो 6 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये वाला जो है ये तीनों फोर्सेज मिलकर आपको रिजल्टेंट जीरो नहीं दे सकते। बाकी इसकी रीजन मैंने डिटेल से बता दिया है कि जो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास फार्मूला होता है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, उस तरीके से भी आप इसको चेक करें तो वो उसके दरमियान नहीं आता बल्कि उससे बाहर निकल जाता है। रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स, ये तो बड़ा आसान सा था, इन्फॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन था, टॉर्क होता है। मैथ का रोटेशन एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और फोर्स का जो है वो टॉर्क होता है। 7 है, इफ सम ऑफ थ्री फोर्सेज इज जीरो देन ऑल वेक्टर मस्ट लाई इन। तीन फोर्सेज का जो सम जीरो होता है, ये भी आपको तीन स्टेट वाले मैंने ये चीजें बताई हुई हैं कि अगर तीन फोर्सेज हैं वो आपस में एक ही प्लेन में है और अनइक्वल है तो फिर हमें कम से कम जो फोर्सेज रिक्वायर्ड है एक प्लेन के अंदर वो तीन रिक्वायर्ड है, और अगर इक्वल है तो फिर दो रिक्वायर्ड है, और अगर प्लेन के अंदर नहीं है बल्कि स्पेस के अंदर तीन फोर्सेज हैं तो सॉरी फोर्सेज हैं तो फिर कितनी फोर्सेज होंगी जिनका सम जीरो होगा, तो वो फोर होगा। यानी प्लेन के अंदर रहते हुए इक्वल फोर्सेज का सम जीरो कब होता है, जब वो दो होंगी मिनिमम, और प्लेन के रहते हुए अनइक्वल फोर्सेज जिनका सम जीरो होता है मिनिमम वो तीन होती हैं। और इसी तरह स्पेस में जब आप चले जाते हैं तो फिर जो कम से कम फोर्सेज है जिनका सम आपको जीरो मिलता है वो चार होती है। तो चूंकि यहाँ पे मिनिमम सम ऑफ थ्री फोर्सेज इज जीरो, यानी वो कह रहे हैं कि तीन फोर्सेज का सम जीरो है, इसका मतलब एक फोर्स आपकी कुछ इस तरह है, दूसरी कुछ इस तरह है, और तीसरी इस तरह है। ये ए, ये बी और ये सी, आप तीनों का जब सम लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्फीयर, ये सारी चीजें प्लेन के अंदर होती हैं। आपका जो क्यूब होता है, स्फीयर होता है, कोन होती है, सिलेंडर होता है, ये स्पेस के अंदर होते हैं। और क्वेश्चन टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन एक्स वाई प्लेन ए क्रॉस बी। इसके बारे में बताया हुआ था आपको कि अगर ए और बी दो एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी आपका जो आंसर है इसको हम बेशक सी का नाम दे लेते हैं, तो ये जो सी आया है ये परपेंडिकुलर है ए के भी, और ये सी परपेंडिकुलर है बी के भी। तो इसका मतलब ये है कि फिर एक्स वाई प्लेन में तो ना हुआ, ये जब परपेंडिकुलर है तो एक्स वाई प्लेन से तो ये बाहर निकल गया, और एक्स वाई प्लेन के अलावा फिर आपके पास जो है वो क्या होता है अलॉन्ग जी एक्सिस, क्योंकि वाई में अगर है तो इसका मतलब अभी तक वो एक्स वाई प्लेन में है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब यही है कि अभी तक वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है। अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन, तो ये तो एक्जैक्ट वही बात होगी जो ऊपर गिवन है। तो लिहाजा ये ऑप्शन जो है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है कि अगर आपके वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो जो रिजल्टेंट है, सॉरी जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस बी, वो अलॉन्ग जी एक्सिस होगा, वो उस प्लेन में नहीं होगा जिसमें वेक्टर थे। इसके अलावा आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक F1 है जो कि नॉर्थ की तरफ लग रही है, और F2 जो है वो वेस्ट की तरफ लग रही है। तो हमने F1 माइनस F2 का देखना है कि डायरेक्शन क्या है। F2 माइनस F1, तो ये आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपने नॉर्थ रखना है और इधर आपका साउथ हो जाएगा, ये फिर आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। तो पहली चूंकि नॉर्थ की तरफ लग रही है लिहाजा हम पहली फोर्स इधर ड्रॉ करेंगे, ये हमारी F1 हो गई। दूसरी जो है वो वेस्ट की तरफ लग रही है तो लिहाजा दूसरी मैं इधर वेस्ट की तरफ बनाऊंगा, ये F2 हो गई। हमसे डायरेक्शन पूछी गई है F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। तो चूंकि F1 को माइनस करना है तो माइनस का तरीकाकार यही होता है कि आप F1 को रिवर्स कर दें। तो पहले हम F2 को आप ड्रॉ करेंगे और इसकी हेड के साथ F1 को ऐड करेंगे इस तरीके से। जी, ये हमारा F2 आ गया, और F1 जो है वो अब नॉर्थ की तरफ नहीं रहेगा बल्कि अब वो साउथ की तरफ हो जाएगा। और हेड टू टेल रूल के मुताबिक F2 के हेड के साथ F1 की टेल मिलानी है, और ये आपका रिजल्टेंट होगा। ये पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल मिलानी होती है और दूसरे के साथ हेड मिलाना होता है। ये आपका रिजल्टेंट है। ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं, इस तरह डायरेक्शन बन रही है, साउथ वेस्ट। 10वां है, if the three vectors a b c satisfy the relationship a dot b is equal to 0 and a dot c is equal to 0, a is parallel to, यानी दो चीजें उसने आपको दे दी हैं कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी पे। इसी तरह ए और सी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब है ए और सी भी परपेंडिकुलर है। और पूछ रहा है कि ए किसके पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू विच वेक्टर। अब बी डॉट सी के तो हो नहीं सकते, सीरीज में कि बी डॉट सी एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपको डायरेक्शन तो देगा नहीं, ये तो इस तरीके से जीरो हो गया, ये निकल गया ऑप्शन में से। सी के पैरेलल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे उसने खुद दिया हुआ कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है सी के, तो लिहाजा ये भी निकल गया। बी के लिए नहीं हो सकता पैरेलल क्योंकि ये भी उसने खुद बताया हुआ है कि ए और बी आपस में डॉट प्रोडक्ट लें तो जीरो आता है, इसका मतलब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, लिहाजा ये बी के पैरेलल भी नहीं हो सकता। आपके पास आखिरी ऑप्शन बी क्रॉस सी बनता है, यही ऑप्शन है। इसके बाद ये आपकी वो एग्जांपल है जो बुक में दी हुई है कि अगर ए प्लस बी का मतलब है कि रिजल्टेंट, ए प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट आर, यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसके अलावा ये भी गिवन है कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपस में भी इक्वल है, यानी दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपस में भी इक्वल है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी इनके इक्वल है। तो ये एग्जांपल है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री बनता है। बाकी इसका प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये वाला फार्मूला लगाएं आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा।
ठीक है। और ये आपको गिवन दो चीजें हैं कि ए की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड, और आर की जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है ए की मैग्नीट्यूड के। आर की जगह अभी आप ए पुट कर दें, ए की जगह तो ए ही रहेगा, और बी की जगह भी ए पुट कर दें, यहाँ भी आप बी की जगह ए पुट कर दें, तो ये सारी की सारी क्वेश्चन आपकी ए में चली जाएगी। इस तरीके से आप इसमें cos थीटा निकालेंगे तो 120 डिग्री आएगा। 12 है वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इज along द वेक्टर बी 3i plus 4j, वेक्टर ए मस्ट बी। तो आपको पता है वेक्टर के अंदर हमेशा दो चीजें होती है, कोई भी वेक्टर आप ए लेते हैं, सपोज ये वेक्टर ए है, तो इसके अंदर दो चीजें, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जिसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस वेक्टर ए की उसने मैग्नीट्यूड आपको दे दिया कि 5 यूनिट है, और डायरेक्शन उसने दे दिया कि उसकी डायरेक्शन वही है जो इस वेक्टर की है, यानी वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन वेक्टर ए की होगी। तो लिहाजा वेक्टर बी की डायरेक्शन निकालते हैं, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर से, और वो आएगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी की मैग्नीट्यूड। बी की मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और ऊपर वेक्टर ए सॉरी बी खुद आ जाएगा 3i प्लस 4j, और इस तरीके से बी यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो ये आ गई जी डायरेक्शन जिसकी वो बात कर रहा था। इसमें पुट कर दें ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड वो 5 आ गई, और आगे डायरेक्शन, क्योंकि उसने कहा है कि वो वेक्टर जो ए है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, और उसकी डायरेक्शन हमने यूनिट वेक्टर के जरिए निकाल ली है, वो आई है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 कट गया, तो ए वेक्टर जो है ये आपके पास आ गया 3i प्लस 4j। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस केस में तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो आपस में सेम आ गए, इक्वल आ गए। नेक्स्ट है जी ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, यानी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 होती है, ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें बताती क्या है। ये हमें बताती है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है, यानी जब वेक्टर को प्लेनर होते हैं तो उनको चेक करने के लिए हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं। अगर ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर को प्लेनर है, यानी एक ही प्लेन के अंदर है। यानी अगर एक्स वाई है तो सारे के सारे एक्स वाई में है, अगर वाई जी है तो इसका मतलब है तीनों वेक्टर वाई जी प्लेन के अंदर है, अगर एक्स जी है तो इसका मतलब है तीनों वेक्टर एक्स जी प्लेन के अंदर है। ये नहीं है कि दो वेक्टर जो है वो एक्स वाई के अंदर है और एक वेक्टर जो है वो अलॉन्ग जी एक्सिस है, अब ये कोप्लेनर नहीं होंगे, ठीक है, अब ये नॉन कोप्लेनर हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है ये अगर 0 हो तो ये आपको बताता है कि तीनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो वो पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला ए बी सी में लाई इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब यही है कि कोप्लेनर, तो ये तो ठीक ऑप्शन है, ये तो ठीक कह रहा है, जबकि हमने बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है। फिर ए बी सी लाइन सेम प्लेन, ये भी है वही बात है, ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। वेक्टर ए बी मस्ट लाई इन प्लेन ऑफ वेक्टर सी, तो इसका मतलब भी वही बनता है कि जो वेक्टर ए बी है ये बिल्कुल उसी प्लेन के अंदर है जिसमें वेक्टर सी पड़ा है, तो इसका मतलब है ये भी कोप्लेनर की बात कर रहा है। तो ये तीनों जो है ये हमारे लिए करेक्ट है, लेकिन हमने देखना है इनकरेक्ट, तो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, वो कह रहा है कि ए बी जो है वो एक्स वाई के अंदर है जबकि सी जो है वो एक्स जी के अंदर है। नेक्स्ट है एट व्हाट एंगल टॉर्क प्रोड्यूस इन द बॉडी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, यानी किस एंगल पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम का हाफ होगा। तो पहले तो हम टॉर्क मैक्सिमम देखना, टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है, टॉर्क मैक्सिमम तो वो होता है आर एफ साइन 90 पे, साइन 90 पे जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, तो ये हमारे पास बनेगा आर एफ। अब हम ये आर टॉर्क मैक्सिमम हमारे पास आ गया, अब हमने देखना है कि किस एंगल पे इसका हाफ होता है। तो टॉर्क हमारे पास जो जनरल फार्मूला तो वो आर एफ साइन थीटा होता है, ये जो आर एफ है ये हमने अभी निकाला है, ये किसके इक्वल है, ये टॉर्क मैक्सिमम के इक्वल है, टॉर्क मैक्सिमम। और आगे आगे आपके पास साइन थीटा, और ये उसने बताया कि किस एंगल पे जो टॉर्क है वो मैक्सिमम का हाफ होता है, यानी ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम का हाफ है, तो इसकी जगह आप मैक्सिमम का हाफ पुट कर दें, टॉर्क मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, और आगे आ जाएगा टॉर्क मैक्सिमम और साइन थीटा आ जाएगा। ये टॉर्क मैक्सिमम उससे कट जाएंगे, और इस तरीके से आपके पास 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इधर आके इनवर्स होगा तो थीटा आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और ये होता है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम का हाफ होता है। 15 बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम बाय एप्लीकेशन ऑफ एटलीस्ट 4 फोर्सेज, एटलीस्ट का वर्ड जो है ना ये आपने माइंड में रखना, वो कहता है कम से कम 4 फोर्सेज लग रही हैं और बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है। पूछ क्या रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फोर्सेज, तो जिसको कंसेप्ट क्लियर है कि कम से कम 4 फोर्सेज की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जब आपको पता हो कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेज का सम 0 है, तो ये चूंकि कम से कम 4 फोर्सेज की वजह से इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है उन चारों फोर्सेज का जो सम है वो 0 है। और ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि कम से कम 4 वेक्टर का सम अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो जो चारों फोर्सेज हैं वो स्पेस के अंदर होती हैं, और स्पेस का मतलब होता है कि वो नॉन कोप्लेनर है। 16 जीरो टॉर्क इज प्रोड्यूस इफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जीरो टॉर्क का प्रोड्यूस होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, तो जीरो टॉर्क के वाले से ये है कि आपका जो थीटा है ये जब 0 हो जाता है या 180 हो जाता है तो टॉर्क 0 हो जाता है। ऐसा कोई एंगल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सॉरी, ये जो मूवमेंट आर्म एंड एफ इज पैरेलल है, मूवमेंट आर्म आर और फोर्स एफ पैरेलल का मतलब ये है कि एंगल 0 की बात कर रहा है, तो ये ठीक है। दूसरा यहाँ से आप देख सकते हैं कि मूवमेंट आर्म अगर 0 हो जाए तो भी टॉर्क 0 हो जाता है, जो फोर्स होती है ये अगर 0 हो जाए तो भी टॉर्क 0 हो जाता है,
और इसके अलावा आपको ये बताया हुआ है कि जब आपकी फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट में से पास कर रही हो तो भी टॉर्क जीरो हो जाता है। तो ये देखिए फोर्स इज पासिंग थ्रू पिवट पॉइंट, इस वजह से भी टॉर्क जीरो होगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मूवमेंट आर्म एंड फोर्स आर एंटी पैरेलल, तो ये देखिए 180 का डिग्री का एंगल, इस पे भी आपकी जो टॉर्क है वो जीरो हो जाता है। लिहाजा ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। 17, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p इज अंडर 3/2 देन वर्टिकल कंपोनेंट। इसको दो तरीकों से आप निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला फार्मूला यूज करें, p इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर रूट। तो p इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसने खुद दे दिया, यानी अंडर रूट 3/2 उसने दे दिया है, और आगे वर्टिकल कंपोनेंट आपने फाइंड करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये बनेगा पी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3/4 पी प्लस पी वाई का स्क्वायर जी। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 3/4 साथ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई स्क्वायर। और ये 3/4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 1 आ जाएगा, तो 1/4 पी वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लें तो ये बनेगा p/2, यानी जो वाई कंपोनेंट है वो p/2 है। p/2 का मतलब है हाफ, 0.5। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप फार्मूला लगाएं, क्योंकि ये अर्जेंटल कंपोनेंट दिया हुआ, तो अर्जेंटल कंपोनेंट का फार्मूला लगाएं, पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। तो चूंकि अर्जेंटल कंपोनेंट है अंडर रूट 3/2 पी, और आगे पी कॉस थीटा, पी कट जाएगा, यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये थीटा की वैल्यू निकलेगी 30 डिग्री। अब आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालें, पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पुट करें, तो साइन 30 होता है 0.5, तो ये 0.5 पी आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस तरह दो तरीकों से आप इसकी वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। वैसे एक और ट्रिक भी है कि एक कंपोनेंट जितना लंबा होता चला जाता है, जितनी उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती चली जाती है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो उतना ही घटता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल है, अगर cos 30 की वैल्यू है अंडर 3/2, तो दूसरे में लगना है sin 30, और उसकी वैल्यू होती है 1/2। 18 क्वेश्चन, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज इज जीरो देन बोथ फोर्सेज मस्ट, यानी दो फोर्सेज हैं और इक्वल है, ये चीजें गौर से देखा करें, दो इक्वल फोर्सेज हैं और उनका रिजल्टेंट आपको जीरो मिल रहा है। तो दो इक्वल फोर्सेज का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो वो एक ही केस में जीरो हो सकता है कि एक फोर्स इधर लग रही हो F1, और दूसरी जो है वो एंटी पैरेलल लग रही हो, यानी F2 इधर लग रही हो। तो एंटी पैरेलल होंगी तो फिर उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। और इसके बाद जो लास्ट है 19, फोर्सेज ए बी सी एक्स ऑन ए ट्रायंगुलर बॉडी इन साइक्लिक ऑर्डर, यानी तीन फोर्सेज हैं वो एक साइक्लिक ऑर्डर में लग रही हैं। तो देन हमने ये बताना है कि वो जो तीनों फोर्सेज हैं ए बी सी, क्या वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, लाजमी इक्वल हैं, इस तरह के ऑप्शन है, यानी नेसेसरीली इक्वल अनइक्वल होनी चाहिए, यानी लाजमी अनइक्वल हो, नेसेसरीली इक्वल यानी लाजमी इक्वल हो। और तीसरा ऑप्शन है कि ए बी सी जो है वो इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि ए और बी जो है वो मस्ट भी परपेंडिकुलर, यानी लाजमी परपेंडिकुलर हो। तो हम पहले ये देखते हैं कि ट्रायंगुलर बॉडी पे अगर साइक्लिक ऑर्डर में तीन फोर्सेज लग रही हो तो वो किस तरीके से लग सकती हैं। ये देखें, पहली फोर्स ए, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है कि जहाँ इसका हेड खत्म हुआ है वहाँ टेल शुरू होनी चाहिए, ये, और यहाँ हेड इसका खत्म उसकी टेल यहाँ। तो ये मैंने ए बी सी आपके सामने इक्वल लिए हैं, ये राइट सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, तो इसका सम भी आपको जीरो मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों फोर्सेज इक्वल ही हो, तीनों वेक्टर इक्वल हो, इस तरीके से भी हो सकता है कि ये आपने वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर बी ले लिया, और तीसरा वेक्टर जो है ये सी ले लिया, इन तीनों का सम जो है वो भी जरूरत है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि नेसेसरीली इक्वल तो नहीं हो सकती, लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि लाजमी अनइक्वल ही हो, यानी इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। तीन फोर्सेज जब आप साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं तो उनका सम जो है वो आपको जीरो मिल सकता है, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो अनइक्वल हो। और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ अ फोर्स एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमने इसकी प्रोजेक्शन की बात करनी है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा। तो ये फोर्स आपने ड्रॉ की 4 न्यूटन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने इसका देखना है प्रोजेक्शन, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने प्रोजेक्शन देखना है तो वो आएगा, यानी अगर ये अगर फोर्स हम इसको एफ ले लेते हैं तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्शन आता है वो आता है एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ आपकी 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, कॉस आगे 60 डिग्री है, कॉस 60 जो है वो 1/2 होता है, 4 और आगे कॉस 60 जगह 1/2, इस तरीके से आपके पास ये 2 आंसर आ जाएगा, ये 2 राइट ऑप्शन।